So, objective questions of miscellaneous exercise 6 LPP of LPP chapter. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इनमें से ये जो क्वेश्चंस दिए उसमें ऑप्शंस दिए और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अपने को। ओके, तो द वैल्यू फर्स्ट क्या बोल रहा, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट। वो बोल रहा है जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z दिया हुआ रहता है वो मैक्सिमाइज होता है अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट्स एट व्हाट। ये ऑप्शंस में से जो जहां पर वो मैक्सिमाइज होता है वो चूज करना है। सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन पे मैक्सिमाइज होता है, या 0 0 पे मैक्सिमाइज होता है, या एट एनी वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन पे होता है, या द वर्टेक्स विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। 0 0 बोले तो ओरिजिन। तो कहाँ पर अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलती है अपने जेड की? ओरिजिन पे मिलती, सेंटर फिजिबल रीजन जो अपना शेडेड रीजन रहता उसके सेंटर में मिलती। ये पहला ऑप्शन तो वही है ना, सेंटर में मिलती। ये ओरिजिन पे मिलती पूछ रहा हो वो, वर्टेक्स पे मिलती, कोई भी फिजिबल रीजन के कोई भी वर्टेक्स पे मिलती, या द वर्टेक्स विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 0। कहाँ पर मिलती बताओ, थोड़ा बताओ जल्दी। तुम लोग को तो पता होना चाहिए ना, ये अपन ने इतना सॉल्व तो करे ही है, तो चलो बताओ जल्दी कहाँ मिलती। सो एट सेंटर पे तो फिजिबल रीजन, ये गलत आंसर दिया है बुक में। एट 0 0 ओरिजिन पे तो मिलती नहीं, वर्टेक्स पे मिलती है। लेकिन कौन सा ज्यादा करेक्ट आंसर है, कौन से वर्टेक्स पे मिलती? द वर्टेक्स विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। द वर्टेक्स विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उस पे तुमको तुम्हारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलती। जितना दूर रहेगा वो ओरिजिन से तुम्हारा वर्टेक्स, वहां पर तुमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी। तो फर्स्ट का आंसर डी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के फर्स्ट का आंसर डी है। ठीक है, द आंसर इज डी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा वो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब अपने को चारों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे और बताना है इसमें से विच कौन सा करेक्ट है। मतलब कौन सा करेक्ट है, मतलब बाकी गलत होंगे, कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला तो एक एक को डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहला क्या दिया है ऑप्शन, एवरी एलपीपी हैज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। हर एक एलपीपी का ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, मतलब सोल्यूशन सेट होता है उसका। ये करेक्ट है क्या? सोल्यूशन होता है मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, दैट इज अवर ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो सही बात है क्या? हर एक एलपीपी का ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, ये करेक्ट है कि फॉल्स है? मतलब सही बात लिखी है ये ऑप्शन में कि गलत बात लिखी है, बोलो। हाँ, तो देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है, एवरी एलपीपी हैज ऑन ऑप्टिमल सोल्यूशन, हैज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन होना चाहिए वो। ठीक है, हैज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये जो है एवरी एलपीपी हैज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बताया था, ठीक है, अभी फिर से रिपीट कर देता। अगर एक लाइन ऐसी है, ठीक है, एक जो तुम्हारी लाइन खींचे तुमने इन इक्वेशन को एज एन इक्वेशन करके, एक लाइन ये खींचे, ठीक है, और एक लाइन समझो तुम्हारी इस तरीके, एक मिनट, एक लाइन इस तरीके की आई समझो, ऐसी दो लाइन आई बोला था मैंने तुमको, है ना। एक का सोल्यूशन ओरिजिन साइड है बोला था मैंने, एक का सोल्यूशन नॉन ओरिजिन साइड है। तो ये दोनों लाइन में कुछ कॉमन रीजन है क्या? ये दोनों लाइन में कोई कॉमन रीजन है क्या? कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो अपना फिजिबल रीजन ही नहीं निकल रही। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी, इस टाइप की एलपीपीज में, इस टाइप के एलपीपीज में ऑप्टिमल सोल्यूशन रहता ही नहीं। इस टाइप के एलपीपीज में ऑप्टिमल सोल्यूशन रहता ही नहीं। इसका आंसर रहता नो सोल्यूशन, इसका आंसर रहता नो सोल्यूशन करके एवरी एलपीपी हैज ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होता। कई ऐसे एलपीपी रहेंगे, अपने एग्जाम्पल में है नहीं ऐसी, लेकिन रहती है, जहां पर एक आध दे देना था तुमने, तुमको एग्जाम्पल तो तुमको समझ जाता था, लेकिन मैंने बताया था तुमको एक्सप्लेनेशन के टाइम, कॉमन रीजन जहां नहीं आ रहा, कुछ कॉमन बन रहा ही नहीं ना, एक लाइन का नीचे आ रहा, दूसरी लाइन का पूरा ऊपर चले जा रहा, तो कुछ कॉमन बन रहा ही नहीं, तो ऐसी एलपीपी में ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं रहता। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या है, एवरी एलपीपी हैज यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। सेकेंड, अब सेकेंड पे डिस्कशन करेंगे पहले। चलो तुम लोग बताओ, सेकेंड जो बोल रहा है एवरी एलपीपी हैज यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, यूनिक 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 सोल्यूशन है एवरी एलपीपी का, हैज यूनिक सोल्यूशन, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ जल्दी से, मतलब ये स्टेटमेंट कर, क्योंकि अपने को एक करेक्ट रहेगा इसमें से।
दो भी रह सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे को लग रहा है एक ही करेक्ट रहेगा। तो देखते हैं, सेकंड वाले पे डिस्कस करते हैं, अब बताओ। तो सेकंड, एवरी एलपीपी हैज यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये भी गलत है। जरूरी नहीं हर एक एलपीपी का यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन हो, कई बार बहुत सारे पॉइंट्स पे तुमको क्या मिल जाती, सोल्यूशन मिल जाता उसका, बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल जाता, ठीक है, इसलिए ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वेरियस पॉइंट मिलते हैं तुमको जिसपे एलपीपी का सोल्यूशन आते रहता, तो यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन हर एक एलपीपी का नहीं होता, और कभी कभी इन्फिनाइट सोल्यूशंस भी आते हैं, इसलिए अपन बोल नहीं सकते कि एवरी एलपीपी हैज अ यूनिक सोल्यूशन। जब मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम रहता, अनबाउंडेड रीजन रहती, तो इन्फिनाइट सोल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। सी, अब ये भी पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, अपने को पूछा कौन सा सही है, तो अब सी पे देखते हैं सी सही है क्या। इफ an LPP, if LPP has two optimal solution, then if LPP has two optimal solution, then it has, बहुत ज़्यादा करेक्शन है इसमें, पता है, मिस्टेक बहुत ज़्यादा है राइटिंग में, टाइपिंग में, इसमें ये बुक में अपनी न्यू। if the LPP has two optimal solution, then it has infinitely many solutions। अगर एक LPP के दो ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। अब ये ट्रू है क्या फॉल्स है बताओ। एक एलपीपी नहीं ट्रू है। अब मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्यों ट्रू है करके, जिसको कुछ डाउट होगा तो। एक प्रॉब्लम जो करे थे अपन ने मिसलेनियस में प्रॉब्लम नंबर कौन सा था वो याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, 4 का थर्ड है। 4 का थर्ड, अच्छा 4 का थर्ड पक्का वही था क्या कि दूसरा कोई था? हाँ सर वही था। अच्छा ठीक है, तो मैं बता दे रहा। तो अगर ऐसा होता है, अगर कोई एलपीपी है तुम्हारे पास, ठीक है, अगर कोई एलपीपी है, उसके तुमको दो सोल्यूशन मिल गए, उसके अगर तुमको दो सोल्यूशन मिल गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके अगर तुमको दो सोल्यूशन मिल गए फॉर एग्जांपल, अगर कोई एलपीपी है उसके अगर तुमको दो सोल्यूशन मिल गए तो डेफिनेटली उसके इन्फिनाइट सोल्यूशंस रहेंगे। तो डेफिनेटली उसके कितने रहेंगे? इन्फिनाइट सोल्यूशंस रहेंगे। अगर कोई एलपीपी है वहाँ तुमको दो सोल्यूशंस मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उसके इन्फिनाइट सोल्यूशन रहेंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो अपन है मिसलेनियस में, उसमें अपने को z की वैल्यू 20 आई थी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर वही z की वैल्यू एक दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे भी 20 आई थी, तो अपन ने बोले इसके दो सोल्यूशंस है। एक्चुअल में ये लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा लो तुम, ये लाइन पे कोई भी पॉइंट डाल के देखना, जेड में कोई भी पॉइंट उठाना, उसके कोऑर्डिनेट लेना एक्स और वाई और डाल के देखना, आंसर तुम्हारा 20 आते चले जाएगा। और एक लाइन पे कितने पॉइंट्स रहते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं। तो जब भी एक एलपीपी के दो सोल्यूशंस रहते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि वो एलपीपी के इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ लेकिन फिर भी देख लेते अपन, वैसे तो आएगा नहीं लेकिन देख लेते। The set of all feasible solutions of LPP may not be convex set. The set of all feasible solutions of LPP may not be convex set. सबसे पहले तो ये पता होना फिजिबल सोल्यूशन क्या है। फिजिबल सोल्यूशन बता दिया मैंने अब तुमको। फिजिबल सोल्यूशन अपना शेडेड रीजन रहता। फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल रीजन क्या रहता अपना? फिजिबल सोल्यूशन अपना शेडेड रीजन या शेडेड रीजन के जो पॉइंट्स आते हैं वो फिजिबल सोल्यूशंस रहेंगे, ठीक है। फिजिबल रीजन शेडेड रीजन रहता है और फिजिबल सॉल्यूशंस बोले तो जो भी एक्स और वाई की वैल्यू वो फिजिबल सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। अब ये बोल रहा हूँ वो कि द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी मे नॉट बी अ कॉन्वेक्स सेट, मे नॉट बी अ कॉन्वेक्स सेट। तो मतलब एक्चुअल में वो शेडेड रीजन की बात कर रहा, फिजिबल रीजन बोले तो अपने शेडेड रीजन की बात कर रहा। अब शेडेड रीजन में वो ये मेरे को ये बोल रहा है कि कॉन्वेक्स सेट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्वेक्स सेट हो। अब इसके पहले सबसे पहले तो ये पता होना अपने को कि कॉन्वेक्स सेट क्या है, कॉन्वेक्स सेट क्या है। तो कॉन्वेक्स सेट क्या है, कॉन्वेक्स सेट क्या है ये बताओ ना। देखो समझो ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर में तुम कहीं पे भी दो पॉइंट लो, कहीं पे भी दो पॉइंट लो और तो तुम लाइन खींचोगे तो वो लाइन तुम्हारे स्क्वायर में आ जाएंगी। कहीं भी दो पॉइंट लो, कहीं भी लो स्क्वायर में, किधर भी, तो तुम एक लाइन खींच सकते हो उससे। तो इस स्क्वायर लो, रेक्टेंगल बोलो, ऐसे टाइप के जो भी फिगर है, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स सेट। ऐसे टाइप के सेट्स कहलाते हैं कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। अब फिर
नॉन कॉन्वेक्स सेट किसको बोलेंगे? समझो इस टाइप का कोई सेट है, तो यहाँ पर समझो एक पॉइंट है ना, यहाँ पर एक पॉइंट है। अब अगर मैंने लाइन खींचा तो ये लाइन सेट के अंदर नहीं आ रही। ये लाइन जो है देखो, ये रेक्टेंगल के या ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल या तुम्हारे स्क्वायर के अंदर आई थी ना, यहाँ पर 2 पॉइंट पे तुम लोग लाइन खींचे तो ये लाइन तुम्हारे सेट के अंदर नहीं आ रही, वो मतलब तुम्हारे रीजन में नहीं आ रही। सेट बोले तो तुम्हारे रीजन में नहीं आ रही। तुम्हारा समझो ये पूरा रीजन है, ये यहाँ से यहाँ एक पॉइंट लिया मैंने, यहाँ एक पॉइंट लिया, तो 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन किया मैंने इस टाइप के फिगर में, तो इस टाइप की रीजन में या सेट में वो जो लाइन है तुम्हारी वो अंदर नहीं आ रही, वो अंदर नहीं आ रही सेट के या वो रीजन में। तो इस टाइप के सेट्स को बोलते हैं नॉन कॉन्वेक्स सेट। इस टाइप के सेट्स को बोलते हैं नॉन कॉन्वेक्स सेट्स। और ऐसे सेट जहाँ तुम कहीं पे भी पॉइंट लो और लाइन खींचो तो वो पूरा तुम्हारे सेट के अंदर ही आती, ऐसे सेट्स को बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट, है ना। अब अपन देखते हैं अपन ने जो फिजिबल रीजन अपनी जो बनती थी वो कॉन्वेक्स रहती थी या नॉन कॉन्वेक्स रहती थी। समझो ये देखो, यहाँ पर तुम कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो ना, यहाँ 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 कहीं पे भी, और लाइन खींचो, वो लाइन पक्के से तुम्हारे रीजन के अंदर ही आएंगी, तुम्हारे सेट के अंदर ही आएंगी। इसका क्या मतलब हुआ, अपना जो फिजिबल रीजन है वो कॉन्वेक्स सेट रहता। अपना जो फिजिबल रीजन है वो क्या रहता, कॉन्वेक्स सेट रहता। अपना जो फिजिबल रीजन है वो क्या रहता, कॉन्वेक्स सेट रहता। तो ये द सेट ऑफ ऑल फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी मे नॉट बी अ कॉन्वेक्स सेट बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या है, सी। आई होप तुमको समझ में आ गया। बहुत धीरे धीरे मैं बहुत एक्सप्लेनेशन देके करा रहा है, जल्दी जल्दी भी कर सकते थे, लेकिन मैंने बोला ठीक है एक्सप्लेनेशन दे देते तुमको, नहीं तो ये क्या है पट 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 भी मैं बता सकता। ठीक है, अब थर्ड प्रॉब्लम, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अब उसके लिए बेयर कर लेना। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एलपीपी का रहता है यानी तुम्हारा z, वो एक कंस्ट्रेंट रहता, वो एक कंस्ट्रेंट रहता। ये सही है, मतलब एक सही होगा इसमें से। होता क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक कंस्ट्रेंट रहता या एक फंक्शन रहता जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता, या एक रिलेशन रहता बिटवीन द डिसीजन वेरिएबल्स, या फिजिबल रीजन रहता, या फिजिबल रीजन रहता। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहता z अपना। बी है फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज और हाँ, मिनिमाइज। बी आंसर रहेगा इसका, फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। वो एक फंक्शन रहता है जिस z को ही, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहता है, z रहता, उसी को तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते, तो वो ऐसा फंक्शन रहता, प्रॉफिट फंक्शन हो जाता है या कॉस्ट फंक्शन हो जाता है ना। ऐसे कोई भी फंक्शन रहता है उसको क्या करते हैं अपन, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते। तो ये सेकेंड मतलब बी जो है अपना आंसर है, 3 का बी इज आवर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है, अब ये तो अपना ग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए, तो इसके लिए तुम ग्राफ बना लेना और आंसर लिख लेना। क्या बनाना है, 2 लाइन बनाना पड़ेगा, 3x + 5y = 15 वाली और 5x + 2y = 10 वाली। इसके ग्राफ बना लेना और आंसर लिख लेना। और इसमें ये इक्वल टू नहीं है, या तो लेस देन इक्वल टू रहेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। तो लेस देन इक्वल टू करके सॉल्व करना, पहले आंसर आ रहा है क्या मेरे 90% ऑफ द चांस है लेस देन इक्वल टू ही चाहिए इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो सेम एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ना, इसको कर लेना सॉल्व। अब इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो तुम कर सकते। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा, वही है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। अगेन ग्राफ बनाओ, है ना, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के चेक करो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के चेक करो और देख लो कि z की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, और इसमें से जो भी मैक्सिमम z की वैल्यू आएंगी वो लिख लो। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = x + y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अगेन इसमें 2 लाइन बनाना, ठीक है, देख के लिख लेना। ये ग्राफ प्लॉटिंग करने के पूरे क्वेश्चन है, तो ये तुम लोग प्लॉटिंग करके देख लेना, कोई डाउट रहेगा तो मेरे से पूछ लेना। 7वां क्वेश्चन, ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z इज ऑब्टेन्ड एट। अगेन वही क्वेश्चन दे दिया उसने, ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ z इज ऑब्टेन्ड एट इनसाइड द फिजिबल रीजन। मतलब फिजिबल रीजन जो तुम्हारा शेडेड रीजन रहता, ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम माइज वाली वैल्यू या मिनिमाइज वाली वैल्यू
कहाँ मिलती है तुमको, एट विच पॉइंट, इनसाइड द फिजिबल रीजन में मिलती है, एट द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन में मिलती है, एट द वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन मिलती है, ऑन एक्स एक्सिस मिलती है। कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है फिजिबल रीजन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू? अरे अब प्रॉब्लम्स करें ना इतने। Vertex, हाँ, vertex. सी आंसर है इसका, एट द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। इतने सारे क्वेश्चन तो करे, वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलती है ना, वर्टेक्स भी बोल सकते हो उसको, कॉर्नर पॉइंट भी बोल सकते हो, और फिजिबल रीजन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। वो जो कॉर्नर पॉइंट्स वर्टेक्स रहते हैं अपने फिजिबल रीजन के, वहीं तो अपन निकालते ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फिजिबल रीजन द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेट, अच्छा फिजिबल रीजन क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, all of the given function, sum of the given constraints, only non negative constraints। जो फिजिबल रीजन रहती है, शेडेड रीजन, वो सेट ऑफ पॉइंट्स रहती है ऑब्वियसली। वो जो शेड करते हैं वो सेट ऑफ पॉइंट्स तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के सेट ऑफ पॉइंट्स तो है, वो पॉइंट्स का सेट है वो, है ना। तो मेरे को बताओ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिजिबल रीजन के अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेटिस्फाई करती है, या ऑल ऑफ द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई करती है, या सम ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट करती है, या ओनली नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट करती है। क्या आंसर है इसका? Just as sum of the given constants. सम, अगर सम ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट आंसर लिखेंगे तो मेरे को बताओ, अपना तो वो फिजिबल रीजन ही नहीं कहलाएगा। अपना फिजिबल रीजन जो रहता है ना, ये बनता ही ऐसे है, ये जो अपन शेडेड, अपन क्या करते हैं, ये इसका देखते सोल्यूशन कहाँ आ रहा इधर, फिर इसका देखते किधर आ रहा, फिर तीनों लाइन का देखते किधर आ रहा, फिर अपन क्या करते हैं, कॉमन लेते, कॉमन तीनों का कॉमन क्या आ रहा, तो तीनों का कॉमन क्यों लेते अपन, क्यों उसको फिजिबल रीजन बोलते हैं? तीनों का कॉमन इसलिए लेते अपन, इसका ये मतलब होता है कि जो पॉइंट यहाँ पर है ये फिजिबल रीजन में, वो तीनों लाइन की इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। वो तीनों इनइक्वालिटी, लाइन की नहीं मतलब तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए तो अपन कॉमन रीजन लेते हैं उसको, कि भैया इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है, लेकिन तीनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है, ये है। तो जो भी पॉइंट ये फिजिबल रीजन में रहेगा, वो हर एक इनइक्वालिटीज को, हर एक इनइक्वालिटीज को या कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए उसका आंसर होगा All the given function. ऑल द गिवन फंक्शन। ऑल द गिवन फंक्शन, जो भी तुमको गिवन फंक्शन रहे सबको सेटिस्फाई करता है फिजिबल रीजन करके, तो उसको फिजिबल रीजन और कॉमन रीजन भी बोलेंगे। जब वो सबको सेटिस्फाई करेगा तभी तो आएगा वो। ठीक है, अब 9 देखते हैं। तो 9th तो तुम्हारा वही है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बना लेना इसका 9th का और आंसर निकाल लेना। ठीक है, 9th का ग्राफ बनाना, आंसर निकालना। अब ये जो है इसको तुम ब्रेक करना जमेगा ना तुमको, ये देखो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न में दिया उसने, इसको ब्रेक कर लेना। इसको ब्रेक कैसे करते पता ही है तुमको, ये दो दो इनइक्वालिटीज में ब्रेक होगा। ये जो है ना दो इनइक्वालिटीज में ब्रेक होगा। एक ऐसा x प्लस 2y, देखो लेस, ये क्या है, लेस देन का किधर है, लेस देन का किधर है, 1 की तरफ है। तो और ग्रेटर का किधर है, ये x प्लस 2y की तरफ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक ऐसा बनेगा। और एक क्या है, x प्लस 2y, ऐसा दो इनिक्वेशन में ब्रेक होगा। अब लेस देन का किसकी तरफ है, ये x प्लस 2y की तरफ है, और ग्रेटर देन का किसकी तरफ, 10 की तरफ है। तो ये ऐसा दो इनइक्वालिटीज आ जाएंगी तुम्हारी, और ये दो इनइक्वालिटीज को एज एन इक्वेशन कंसीडर करके ग्राफ बनाना। और फिर ये भी मतलब आएंगा ही आएंगा, पता ही तुमको इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, बहुत बार बता दिया। ठीक है, तो फिर ग्राफ बनाना, जो तुम्हारा कॉमन रीजन आएगा देखना, फिर उसमें देखना कि मिनिमम वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट्स पे मिल रही, मिनिमम वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट्स पे मिल रही है चेक कर लेना। तो ये आंसर लिख लेना 9th का। वैसे 10th का तो 10th का क्या करना है, हाँ, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन गिवन बाय द इन इक्वेशन। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से है वो निकालो। तो इसके लिए भी इसका लाइन, इसका लाइन, फिर कॉमन, कॉमन रीजन या फिजिबल रीजन निकालो। फिजिबल रीजन में देखो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आ रहे तुम्हारे, जो तुम्हारे आएंगे वही करेक्ट रहेंगे अगर तुमने सही निकाले तो। फिर उसमें से देख के यहाँ देखो कौन से है, उसको मार्क कर देना ऑप्शन को 10th में। ठीक है, अगेन इसके लिए तुमको
ग्राफ बनाना पड़ेगा 10वें के लिए भी, ठीक है। 11वां, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, ये कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये थोड़ा इजी है, मतलब ये एज कम्पेयर टू ये लंबा जाएगा ना ग्राफ राफ बनाना, इसमें कुछ टेंशन नहीं है, बस वो बोल रहा कॉर्नर पॉइंट्स दिया हुआ है अपने को, ये दे दिया 4 कॉर्नर पॉइंट्स, वो बोल रहा देन द प्रॉफिट ऑफ देन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, देन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम जेड की वैल्यू मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे आएंगी, वो बोल रहा जेड की वैल्यू मैक्सिमम कौन से पे आएंगी, ठीक है, जेड की वैल्यू मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे आएंगे ऐसा पूछ रहा है अपने को, ठीक है। तो तुम और दिया हुआ है 6.5x प्लस y इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13, ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मेरे को, इज इक्वल टू 13, फिर अपने को अगर इज इक्वल टू 13 है ये तो अपने को देखना पड़ेगा, ये सब डालना पड़ेगा वैल्यूज, और 13 कब आ रहा है देखना पड़ेगा, तो 13 किस पे आ रहा है देखना पड़ेगा अपने को, ये बी पे आ रहा 13, 6.5 इंटू 2 13 प्लस वाई की वैल्यू 0, तो ये बी आंसर होगा, फिर बी आंसर रहेगा, इसका क्या रहेगा बी आंसर 20, इसका आंसर क्या रहेगा बी 20, देखो ना सेटिस्फाई भी कर जा रहा है इसको, ठीक है। अगर ये हो सकता है 13 ना दे तो फिर देखना मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, तो मैक्सिमम ये 20 पे मिलेगा अगर ये 13 नहीं भी दिया है तो। 12, इफ द कॉर्नर पॉइंट्स, ये देखो अगेन कॉर्नर पॉइंट्स दिया है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है इसमें दिया है कि जेड की वैल्यू नहीं दिया है, वैसे इसमें भी नहीं देना चाहिए था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो आंसर वही आएगा बी, ठीक है। अब तो आंसर क्या है बी है, याद रखना, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन में भी वही कॉर्नर पॉइंट्स दे दिया, ये 4, उस हर एक कॉर्नर पॉइंट्स को इसमें डालना, इसको 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 इसको, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही दैट विल बी अवर आंसर। तो चलो इसको मैं डाल के देख लेता, 0 को डाला तो 0 प्लस 0 ऑब्वियसली नहीं आने वाला, फिर ये 3 0 का डाला तो 4 3 12, 5 इंटू 0 तो 0 होगा, तो मेरे को यहाँ से 12 मिली, इससे वैल्यू मेरे को 12 मिली। अब इससे देखते हैं, 2 4 2 8, 4 2 8 प्लस 5, यहाँ पर 13 मिल गई, तो ऑब्वियसली ये आंसर तो नहीं है, 3021 हो सकता है। फिर डाला ये तो 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 7/3, तो 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 35 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ऑलरेडी अपने पास 13 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 21 वाला। एक मिनट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू इज, हाँ तो ये बताता है 13 आया था ना अपना आंसर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएंगी 13, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएंगी इसकी 13, तो कौन से पॉइंट पे मिल रही है वो 13 वैल्यू 21 पे मिल रही थी, है ना, 21 पे मिल रही थी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 13, इसमें ये नहीं पूछा कौन से पॉइंट पे मिल रही, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू 13 मिल रही थी अपने को, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही थी 13, है ना, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही थी 13, ठीक है। तो ये हो गया अपना 12th क्वेश्चन भी हो गया, इसका आंसर आ गया बी। अब 13th क्वेश्चन में भी क्या है, इफ द कॉर्नर पॉइंट देन द पॉइंट, एक मिनट, इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स दिए, देन द पॉइंट ऑफ मिनिमम इज, अगेन डाल के देखो, है ना, और जहां पर मिनिमम मिलेंगी जेड की वैल्यू वो क्या करना आंसर लिख देना, इसमें जेड में डाल के देखो, जो भी तुम्हारे पॉइंट्स है ना वो जेड में डाल के देखो, जहां पर मिनिमम वैल्यू मिल गई वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय 3x plus 2y is less than equal to 0, कंटेन्स द पॉइंट होना चाहिए, क्या क्या लिखा हुआ है, द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय 3x plus 2y is less than equal to 0 कंटेन्स द पॉइंट, हाफ प्लेन बोले तो क्या इसका जहां पर ये शेड करेगा 3x plus 2y कहाँ पर, जहां पर शेड करेगा, जैसे कि तुम ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ बनाओगे है ना, एक्स और वाई एक्सिस है, ग्राफ समझो तुम्हारा ये ऐसा बन गया, फॉर एग्जांपल ऐसा बन गया, लाइन तुम्हारी ऐसी बन गई, अब ये तुमने यहाँ 0 डाल के चेक करे, 0 प्लस 0 तो लेस देन इक्वल टू 0, मतलब तुम्हारा ओरिजिन साइड सोल्यूशन आया,
मतलब तुम्हारा क्या है, ओरिजिन साइड सोल्यूशन आया। ठीक है, तो अब तुमको देखना है कि इसमें कौन सा पॉइंट कंटेन करेगा ओरिजिन साइड में, याला 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 याला। तो बेस्ट तरीका ये है, इसमें कोई ग्राफ व्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बेस्ट तरीका ये है, तुम ये जो पॉइंट्स है उठा उठा के इसमें डालो ये इनइक्वालिटी में, और जो पॉइंट ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गया वो तुम्हारा आंसर होगा। जैसे कि कैसे, फॉर एग्जांपल ये डाला मैंने 0 0, तो यहाँ डाला 0 + 0 + 0, ये सी ऑप्शन डाला तो 0 + 0, तो 0 आया आंसर 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है क्योंकि इक्वल टू भी है ना, 0 लेस देन 0 तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 0 तो है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें सी। बाकी देखेंगे तुम डालोगे तो कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया, अगर करेक्ट ऑप्शन दिया होगा उसमें तो। नहीं तो पता चला सेटिस्फाई कर जा रहा और दूसरा भी तुम बोल रहे सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वो तो गलत रहेगा ना, फिर दो आंसर रहेंगे फिर। ठीक है, तो सी सेटिस्फाई कर जा रहा। चलो एक मैं डाल के दिखा भी देता तुमको। ये ऑप्शन डालता बी, 3 × 2 6, 6 + 1, ऑब्वियस सी बात है कोई भी डालो तुम नहीं आने वाला, नहीं सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन 0 0। ठीक है, अब 15th क्वेश्चन, द हाफ प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय 4x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अगेन यू हैव टू पुट ऑल दीज ऑप्शंस एंड चेक कौन सा पॉइंट ये तुम्हारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, और तुम आंसर उस हिसाब से लिख देंगे। ठीक है,